कक्षा बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए आज हम प्रस्तुत वीडियो में जिस विषय वस्तु की, जिस प्रकरण की, जिस बिंदु की हम चर्चा कर रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में रीतिबद्ध काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में चर्चा की, जिसमें 3 कवियों का हम संक्षिप्त परिचय तक प्राप्त कर चुके हैं। अगला चौथा कवि है, उससे हम आज इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। तो कंटेंट को प्रारंभ करने से पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की हम चर्चा कर रहे हैं, ये कंटेंट महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA पार्ट सेकंड ईयर हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। BA द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्राएं इस वीडियो को ध्यान से इसका अवलोकन करें, विवेचन विश्लेषण करें। तदोपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं प्रस्तुत वीडियो में बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस सामग्री को मैंने बहुत ही अथक प्रयास से तैयार किया है और मेरा ये मानना है कि BA द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए यहाँ तक यदि आप MA भी हिंदी साहित्य से करना चाहो तो ये सामग्री उसमें भी आपके लिए काम आएगी। और विविध तरह की जो कंपटीशन है उनमें भी हिंदी साहित्य से या हिंदी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, उनका जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, उसके बारे में जानकारी पूछी जाती है। तो जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए भी यह सामग्री बराबर उपयोगी है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज हम जिस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं ये बिंदु रीतिकालीन जो 3 प्रमुख काव्यधाराएं थी, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। हमने पिछले वीडियोज़ में रीतिकाल का नामकरण के पश्चात तत्कालीन परिवेश या वातावरण को या पृष्ठभूमि को या तत्कालीन साहित्य को प्रेरित और प्रभावित करने वाली तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उसका हमने जिक्र कर लिया है। और उसके बाद में दरबारी संस्कृति और जो सांस्कृतिक सामाजिक जो साहित्य है, काव्य है, उसका हमने वर्गीकरण कर लिया है। इसके पश्चात पिछले वीडियो में हमने रीतिबद्ध काव्यधारा के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने रीतिबद्ध काव्यधारा का संक्षिप्त परिचय और उसके पश्चात प्रमुख कवियों का हमने जिक्र किया है। तो प्रस्तुत वीडियो में हम उसी कड़ी को जारी रखते हुए रीतिबद्ध काव्यधारा है, उसके जो प्रमुख कवि हैं उनका संक्षिप्त परिचय
की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो छात्राएं ध्यान से देखें, सुने। तो चौथा कवि है, रीतिबद्ध काव्य धारा का प्रमुख कवि है, उसका हम परिचय देखते हैं। सेनापति। सेनापति रीति काल के समर्थ और भाव प्रवण कवि हैं। समर्थ और भाव प्रवण कवि हैं। सेनापति का जन्म दीक्षित विप्रकुल ब्राह्मण परिवार में संमत 1616 विक्रम में अर्थात 1559 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर था, सेनापति का। इनके पिता विद्यागुरु हीरामणि दीक्षित थे। विद्यागुरु हीरामणि इनके विद्यागुरु यानी इनके जो जिनसे इन्होंने विद्या हासिल की है या अध्यापन या अध्ययन कार्य किया है, या यूँ कहें कि इनके जो गुरु है ये हीरामणि दीक्षित के शिष्य थे। अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा है कि, क्या कहा है सेनापति ने, कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि काल दे सुनत कव ताई है। अब हम आगे सेनापति की हमें 2 रचनाएं उपलब्ध होती है और उन रचनाओं के नाम हैं काव्य कल्पद्रुम तथा कवित्त रत्नाकर प्रसिद्ध है। इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर, ये प्रसिद्ध है। इनके छंद के साथ नाम प्रयुक्त होते हैं, यानी इनका जो कवित्त है या कविता है, काव्य है या कोई पंक्ति है या कोई छंद है, उसके साथ में ये अपना नाम भी प्रस्तुत करते हैं। इनके काव्य में मौलिकता है। सेनापति राम भक्त कवि थे और ये श्लेष प्रयोग की इनमें विशेष रुचि थी, यानी श्लेष अलंकार का बहुत ही अच्छा मनोहारी और मार्मिक चित्रण इन्होंने अपनी कृतियों में किया है। ऋतु वर्णन, रीति काल में यदि देखा जाए तो ऋतु वर्णन का बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण, मार्मिक चित्रण यदि हमें देखने को मिलता है तो वो सेनापति के काव्य में हम बखूबी अच्छी तरह से देख सकते हैं। ऋतु वर्णन करने में ये अग्रणी थे। आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में क्या है, इन्होंने ऋतुओं का जो षट ऋतु वर्णन है वो बहुत सुंदर बन पड़ा है। प्रकृति के आलंबन रूप में वर्णन करने वाले कवि के रूप में उनको विशेष ख्याति मिली है। आलंबन रूप यानी प्रकृति जीवंत हो उठती है इनके काव्य में। इसके सेनापति के बाद में यदि हिंदी साहित्य में अच्छा जो चित्रण किया है तो छायावाद के जो कवि हैं पंत, सुमित्रा नंदन पंत, उनका सा क्या है चित्रण इनके काव्य में देखने को मिलता है। पंत का एक कवित्व में आपको एक पंक्ति है वो उद्धृत करता हूँ। छोड़ द्रोमों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इज्जत। ये ब्रज भाषा के कवि हैं। सेनापति जी ब्रज भाषा के अच्छे प्रवीण अच्छे कवि हैं। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था, ब्रज भाषा पर इनका कमांड था। इनकी कविता का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर इन्होंने वर्णन किया है। सेनापति उन्हें नए जलद सावन की, सेनापति उन्हें जन्म जलद सावन के, चारों दिशान घुमरत भरे तोय के। सोवा सर साने ने बखाने जात,
केऊ भांति आने हैं पहाड़ मानो वज्र के ढोए के। शोभा सर साने ने बखाने जात केऊ भांति आने हैं पहाड़ मानो वज्र के ढोए के। घन को गगन छप्यो तिमिर सगन भयो, घन को गगन छप्यो तिमिर सगन भयो। देखन परत मानो रवि गयो खोए के। चारि मास भरी श्याम निशा को भरम मानी, चारि मास भरी श्याम निशा को भरम माने। मेरे जानी आई ते रहते हरि सोए के। तो ये सेनापति कवि का संक्षिप्त परिचय है। इसके उपरांत हम रीतिकाल के वीर रस के प्रोधा प्रमुख कवि, लब्ध प्रतिष्ठित कवि भूषण के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। जो 5वां कवि है भूषण रीतिकाल का। भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवियों में सबसे उच्च कोटि के माने जाते हैं। वीर रस के जो जितने सारे कवि हुए हैं उनमें से वीर रस के कवि ये माने जाते हैं। रीतिकाल में ज़्यादातर कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है और विशेषकर श्रृंगार रस का, और जिसमें भी क्या है श्रृंगार रस में अश्लीलता का खूब चित्रण कवियों ने किया है। लेकिन यदि रीतिकाल में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता का यदि किसी ने चित्रण किया है तो वो है भूषण कवि। भूषण कवि में देशभक्ति की भावना इनके काव्य में कूट कूट भरी हुई है, यूँ कह सकते हैं। इनका जन्म सम्मत, भूषण जी का जन्म, ये 3 भाई थे, मतिराम, भूषण और चिंतामणि। इनका जन्म सम्मत 1670 यानी 1613 ईस्वी में और मृत्यु सम्मत 1772 यानी 1715 ईस्वी मानी जाती है। इनका जन्म कानपुर ज़िले के तिगवापुर ग्राम में हुआ था। कानपुर ज़िले के तिगवापुर जो ग्राम है, गांव है, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी इनके भाई थे। इनका असली नाम मुरलीधर माना जाता है। इनका जो वास्तविक नाम है वो मुरलीधर माना जाता है। भूषण उपाधि, भूषण जो नाम दिया गया है, ये उपाधि उनको प्रदान की है ये चित्रकूट के सोलंकी राजा, चित्रकूट जो रियासत है उसके सोलंकी राजा रुद्र प्रताप सिंह ने दी थी। यानी भूषण नाम इनको चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इनको ये उपाधि दी थी, भूषण की उपाधि दी थी। इनके आश्रयदाता शिवाजी और छत्रसाल थे। और लिखा भी है कि शिवा को सरायो कैसे सरायो छत्रसाल को। शिवाजी और छत्रसाल जो राजा थे तत्कालीन समय में, इनके आश्रय में ये रहे थे, तो उनकी जो वृद्धावली है, उनकी वीरता है, उसका इन्होंने अपने काव्यों के अंदर गुणगान किया है। प्रताप, शौर्य और वीरता है, छत्रसाल और शिवाजी का बहुत अच्छा चित्रण इन्होंने अपने काव्यों में किया है। भूषण की 3 रचनाएं प्रसिद्ध है। रचनाएं तो काफ़ी लिखी है लेकिन 3 रचनाएं प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं, जिसमें शिवराज भूषण, इसमें अलंकारों का चित्रण किया है, शिवा वावनी और छत्रसाल दशक। इनकी वाणी ओज भरी है, यानी वीर, रौद्र, विवत रस के साथ साथ में ओज गुण का प्राधान्य इनकी भाषा में हम देख सकते हैं। उसमें वीर रस के साथ भयानक और रौद्र रस भी मिलते हैं। छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा में भाषा प्रवाह तथा अलंकार चमत्कार का एक उदाहरण देखिए।
पक्षी पर छीने ऐसे परे, पर छीने वीर तेरी बर छीने है खलन के। पुनः सुन लीजिए, पक्षी पर छीने ऐसे परे, पर छीने वीर तेरी बर छीने है खलन के। और एक उदाहरण हम और देख सकते हैं, शिवाजी के प्रताप से तत्कालीन मुग़ल दरबार की जो रानियां हैं, मुग़लों को शिवाजी ने हरा दिया था, तो मुग़ल दरबार में जो रंग महल था उसमें रहने वाली जो रानी महारानी हैं, उनकी जो दीन और दुर्दशा का जो चित्रण है वो बहुत ही सुंदर भूषण ने किया है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। हाँ, तो मुग़ल दरबार की जो रानियां हैं दिन में 3 बार भोजन करती थी, लेकिन अब जंगल में, क्योंकि उनको वहाँ से निकाल दिया गया है, तो जंगल में रह कर के वो जंगल के जो 3 बेर यानी फल होते हैं झाड़ी के, उनको खा कर के गुजारा करती है। नगन जड़ाती थी, महल में जब रहती थी तो हीरे जवाहरात आदि से जड़ित आभूषणों को धारण करती थी, लेकिन अब जंगल में वो नग्न रहती है, यानी कपड़े भी क्या है ढंग से पहनने को नहीं मिलते। तो ये मुग़ल दरबार की जो बेगम हैं, उनका बहुत ही अच्छा चित्रण, उनकी दीन दशा है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया है। तो ये संक्षिप्त में भूषण का परिचय है। इसके बाद प्रीतिबद्ध काव्यधारा के अगले कवि, साथ में 6ठे कवि हैं पद्माकर, उनका हम परिचय प्राप्त करते हैं। पद्माकर में कवित्व का पूर्ण निर्वाह, पद्माकर कवित्व का पूर्ण निर्वाह करते हुए नवरसों का सफल निरूपण करने वाले गिने चुने आचार्यों में पद्माकर का नाम लिया जाता है। यानी सभी रसों का, 9 रसों का इन्होंने अपने काव्यों में चित्रण किया है। ये तेलंग ब्राह्मण थे, पद्माकर जी तेलंग ब्राह्मण थे, और इनका जन्म 1753 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान में हुआ था। मध्य प्रदेश के सागर जो ज़िला है, आजकल ज़िला है मध्य प्रदेश का सागर, इसमें इनका जन्म हुआ था। इनके पिता मोहनलाल भट्ट भी अच्छे कवि थे। इनके जो पिताश्री हैं वो भी अच्छे कवि थे। ये सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा, सागर जो रियासत थी उसके राजा थे रघुनाथ राव अप्पा। महाराज जैतपुर दतिया नरेश अर्जुन सिंह, हिम्मत बहादुर उदयपुर नरेश महाराज भीम सिंह आदि के आश्रय में ये रहे थे, दरबार में रहे थे। इनकी मृत्यु, किनकी, पद्माकर जी की मृत्यु 1833 ईस्वी में कानपुर में हुई थी। 1833 ईस्वी में। धन्यवाद, आज इतना ही।